हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देशवासियों को 74th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एनईपी पे वीडियो बनाऊं, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था किस डेट को बनाऊं। तो आज मुझे लगा 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस है। तो 74 ईयर्स हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए। तो आज भी हमारी मूलभूत 3 जो ज़रूरत हैं उस पर हम हमेशा डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि शिक्षा हुई, बेरोज़गारी हुई और स्वास्थ्य। तो मुझे ये सबसे सही मौका लगा एनईपी पे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि एनईपी ही सबसे लेटेस्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने निकाली है, एजुकेशन पे बेस्ड है बेसिकली। तो मुझे सही लगा कि इस पे बोलना सही है इस समय और आज की डेट में। तो एनईपी पे करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने 74th इंडिपेंडेंस डे की। और अब डिस्कशन करते हैं एनईपी पे। एनईपी है क्या? एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है गवर्नमेंट द्वारा 2020 में। ठीक है। तो इसमें क्या करा गया है, इन लोगों ने जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था हमारा उसको पूरा के पूरा चेंज कर दिया है नए स्ट्रक्चर में। और जो कि कस्तूरबा रंगन जी की जो रिपोर्ट, और साथ ही साथ ये जो एनईपी है वो बेसिकली हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्रणाली या जो कहना चाहिए जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसको देख के वो बनाई गई। और बहुत अच्छा, और उसका मैं स्वागत करता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोचा। ये एनईपी जो आई है वो 34 ईयर्स के बाद आई है, जो कि 1986 में एनपीई का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करा गया है यहाँ। तो रिस्ट्रक्चरिंग करना और गवर्नमेंट का जो प्लान है पूरा जो करने का, एनपी को 1986 से 2020 में उन्होंने चेंज किया। 34 ईयर्स लग गए, बीच में कुछ 3 बार मॉडिफिकेशन हुए। 1992 में हुआ, 2005 में हुआ, 2016 में हुआ। वो बहुत माइनर कहना चाहिए, माइनर अपने आप में मॉडिफिकेशंस थे। बट जो मेजर मॉडिफिकेशन हुआ, जो मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, वो अभी इस 2020 में हुआ है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे मैं कहूँगा फ्लॉजेस भी हैं, क्लॉजेस भी हैं, और अच्छाई भी है और बुराई भी है साथ साथ। तो दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो वही पे उस पर स्टार्ट करता हूँ। गवर्नमेंट का जो फोकस था वो था इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि हर बंदे को, हर बच्चे को एजुकेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात इसमें ये कहा गया है कि जो 10+2 का जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको चेंज करा गया है। और स्ट्रक्चर चेंज करने के पीछे भी बहुत बड़े कारण थे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं अपने बता दूं कि इसके एनईपी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या है एनईपी बेसिकली। देखिए, सोसाइटी में जो हायर एजुकेशन थी, वो हायर एजुकेशन हमारी ज़्यादातर रट्टाफिकेशन और उस पर ही चलती थी। देखा जाए तो मैंने भी हायर एजुकेशन ली है, तो हम एक स्पेसिफिक बुक्स पढ़ लेते थे, स्पेसिफिक थिंग्स कर लेते थे, उसी से हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे। इस पर बहुत कुछ एम्फेसाइज और फोकस किया गवर्नमेंट ने कि इसको थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड और थोड़ा रियलिस्टिक व्यू में, रियलिस्टिक थिंग्स में चेंज करने के लिए उन्होंने बनाया है इस चीज़ को। स्किल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट कमिटेड है वो ह्यूमन राइट्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और लिविंग ग्लोबल वेलबींग पे, स्टडी और ट्रूली ग्लोबल सिटीजन पे बेसिकली ये सब एम्फेसाइज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और एक चीज़ और बोलूँगा, गवर्नमेंट ने जो जो गवर्नमेंट का फोकस रहा इस एनईपी पे, वो ये रहा कि बच्चों में डीप सेंस ऑफ थिंकिंग और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी एफआरस, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को फोकस करा गया है। फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने एफआर बोला, उस चीज़ों पे देखने को मिलता है। क्योंकि जो हम स्टडी, जो अभी हम हायर एजुकेशन करते हैं या लोअर एजुकेशन पे जाते हैं, तो हम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो फोकस ना करना और ये सब चीज़ें एक अपने आप में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में जागती है हर इंसान में, जब वो समझ पाता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। तो इस पर बहुत अच्छा फोकस किया गया है, ये इसके लिए काबिल तारीफ है। दूसरा, अब मैं बात करूंगा कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चरिंग में, रिस्ट्रक्चरिंग में चेंजेस किए गए हैं। देखिए, हमारा जो सबको पता है करिकुलम है 10+2 पे हम चलते हैं, 10 साल तक 10th देते हैं, देन 11th पे और में अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। वो सब ये इसको चेंज कराया गवर्नमेंट ने। इसको कैसे कराया है? इसको कराया 5-3-3-4, 5 साल जो दिया है फाउंडेशन और मल्टी स्किल और प्ले एक्टिविटी पे दिया गया है। 5 साल जो है, 3 साल जो दिए हैं प्ले एंड डिस्कवरी एक्टिविटी बेस पे दिया गया है।
तीन साल की लर्निंग जो है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे है, और जिसमें कि सोशल साइंस, मैथ्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, साइंस बेस्ड है। अब मैं बात करूंगा फोर्थ में, इसमें क्या किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को दिया गया है लोगों के लिए। ये मल्टीपल डिसिप्लिनरी किस किस टाइप से हैं, जो कि आप लाइक साइंस का बंदा कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स का बंदा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकता है। तो देखा जाए तो या मेरे को हम लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही एक अपने आप में ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा देखा जाए इंडियन एजुकेशन के अंदर, अगर ये पॉसिबल हो जाता है। तो पॉसिबल क्या है, जो पॉलिसी है तो पॉलिसी डिफाइन इस प्रकार करी गई है कि इसमें चेंजेस लाने हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले क्या होता था कि कॉमर्स का बच्चा है तो वो साइंस नहीं पढ़ पाता था, किसी किसी का ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट होता था तो वो साइंस ले लेता था, तो ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ पाता था, सोशल साइंस नहीं पढ़ सकता था, और भी चीज़ें हैं वो जो नहीं पढ़ सकता था। तो इससे गवर्नमेंट ने स्कोप दिया है बच्चों को कि आप मल्टी डिसिप्लिनरीज हो सकते हैं, क्रॉस स्ट्रीम जा सकते हैं, क्रॉस स्ट्रीम में जाके आप क्रॉस सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपने आप में एक डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक तरह से विजन है वो है 6% जीडीपी पे, जीडीपी का जो 6% है वो शिक्षा पे खर्च करने के लिए बात करी गई है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने 4 ईयर की जो डिग्री 3 ईयर की डिग्री थी उसे 4 ईयर्स में कर दिया गया। 4 ईयर्स की डिग्री के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं, जो कि पहले था हम 3 साल की डिग्री करते थे, देन आफ्टर एमफिल पीएचडी एंड एक्सेट्रा करते थे, वो सब हटा दिया, एमफिल को खत्म कर दिया गया है, सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं 4 साल की। और आप अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी भी ईयर में तो आप उसको दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा अपने आप में ऑप्शन दिया गया है इस गवर्नमेंट ने। और सबसे अच्छी एक चीज़ जो मेरे को देखने को मिली, मोटिवेट करा गया है इस चीज़ में हायर एजुकेशन को 2035 तक अप्रॉक्सीमेटली 50% तक एनरोलमेंट कराना नए बच्चों का। जितने भी बच्चे अभी तक पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, उनका गवर्नमेंट का मोटिव है, गवर्नमेंट का अपने आप में एक तरह से कहते हैं विज़न है 2035 तक कि उसको 50% तक लेके जाना। जैसे कि देखा गया है कि 2 करोड़ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, वो भी एक अपने आप में चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, उसको भी उन्होंने फोकस किया है इस चीज़ के लिए। ये भी बहुत अच्छा कहूँगा कदम है गवर्नमेंट का इसमें पॉलिसी के अंदर। और एक मेरू यूनिवर्सिटी का गठन होगा, जिसको हम कहेंगे मॉडल ऑफ डिसिप्लिनरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी। इसमें रिसर्च भी होगी और मल्टी डिसिप्लिनरी का जो कहना चाहिए कि मल्टी स्ट्रीम जिसे कहते हैं हम, उसमें बच्चा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ेगा। और एक ये करा गया है मर्जर ऑफ एआईसीटीई और यूजीसी। एआईसीटीसी हमारी देखा जाए तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूज होती है, और जिसको हेड करता है यूजीसी अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि अब अपने आप में एक अलग कमीशन दे रखा है। इन दोनों को मर्ज करके गवर्नमेंट ने बनाया है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हर प्रकार का हायर एजुकेशन के अम्ब्रेला पे हेड होगा, ठीक है। फिर एक तरह से ये भी है कि जो एम्फेसाइज किया, जो फोकस किया गया वो 21 सेंचुरी की टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया गवर्नमेंट ने, एनईपी पे जो फोकस किया गया है। अब बात करता हूँ मैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो और भी फोकस करने वाले हैं। मेजर फोकस किया है गवर्नमेंट ने इंडियन नॉलेज पे, इंडियन नॉलेज लैंग्वेज, वेदास पे, कल्चर पे। मर्जर मैंने बताया कि दोनों हो चुके हैं। अब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी भी बना दिया है, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया है, जो कहेंगे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल पे। फोकस किया गया जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे, जेंडर मतलब तीनों जेंडर पे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपको आपकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बुक से रट्टा मार लिया, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के ख़त्म कर दिया, नहीं, इस पर नहीं, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए ग्राउंड लेवल की, उस पर फोकस करा गया। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ पे फोकस किया गया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ ली 6, 7, 8 तक, 10th में पढ़ ली, 10th में होती है नहीं होती है, वो पढ़ के खत्म कर दी, उसके बाद हम कभी लेते नहीं, तो हमें अपने ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज ही नहीं पता है, ज्योग्राफिकल मैप ही नहीं पता है हमें बेसिकली, तो उस पर भी बहुत बड़ा फोकस किया गया है। सोशल इकोनॉमिक कहना चाहिए कंडीशन को भी देखा गया है, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन का क्या है, बच्चे को रियलिस्टिक व्यू देना, वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मैंने आपको अच्छाई भी बता दी और चीज़ें नई क्या हैं वो बता दिया। अब मैं बात करूँगा जो मेन पॉइंट है, कुछ हैं मेरा फोकस रहेगा आप उन चीज़ों पे जो कि इसमें फ्लॉजेज हैं। देखा जाए पहला फ्लॉज ही मैं बताऊंगा जो कि है
जीडीपी की रिकमेंडेशन करी गई 6% का, 6% जीडीपी दी जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि किसी भी एंगल से मुझे अपीयर नहीं लगता है कि वो फीजिबल होगा देना, जितना अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ। ये नहीं कह सकता नहीं दे सकते, बट हाँ अभी तक जो सिनेरियो है उसमें मुझे नहीं लगता फीजिबल होगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं, आपने एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन खोल दिया है इन 3 भाषाओं के लिए, पाली, प्रकृति और पार्शियन के लिए। अब आपने इन तीनों को खोल दिया, पार्शियन, प्रकृति और पाली के लिए। अब भाई और भाषाएं कहाँ गई हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान में पंजाबी भी है, आपकी उर्दू भी चलती है, फारसी भी चलती है, उन सबको कौन पढ़ाएगा? ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिसी का। जो स्किल इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं लाइक हायर एजुकेशन फंडामेंटल्स के लिए, और इन्होंने बोला है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को बोलेंगे कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिश करें। इससे एक चीज़ होगी, एजुकेशन महंगी हो जाएगी। एजुकेशन महंगी होगी तो वही वाली बात आ गई दोबारा से कि जो गरीब आदमी है उसके लिए अप्रोचेबल नहीं होगा। जो ये इनका विज़न है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी टू दी सिटीजन ऑफ इंडिया और टू दी स्टूडेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली कहना चाहिए हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो मुझे नहीं लगता कि जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करेंगे अपने यहाँ, तो वो आपके हिसाब से और आपके कल्चर के हिसाब से, आपके पॉवर्टी लेवल के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। अब लैंग्वेज इशूज़ जो कहा गया, एक पॉइंट कहा कि 5th तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, पढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूँ इस चीज़ के लिए, तो जैसे मेरे भाई हैं आर्मी के भाई, वो और भी मेरे दोस्त हैं, और जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों का ऐसा जॉब है कि आज यहाँ है तो कल कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में IAS हैं, IPS लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो लोग अगर ट्रांसफ़र होके जाते हैं, अगर मेरा बच्चा या किसी और का बच्चा पंजाब में पढ़ रहा है और वो पंजाबी सीख रहा है 5th तक, तो एक चीज़ मुझे बताइए, कल को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कैसे कोप अप कर पाएगा बच्चा? तो ये एक क्वेश्चन है। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कैसे इस चीज़ को हम बायलिटरल बायलिंगुअल ना करके इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब बात करूँगा क्लास वो जो बोल रहा था, और जितना भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन क्लियर नहीं है किसी भी तरह से। तो ये कुछ कमियां हैं इस पूरे प्लान में, बट हाँ ओवरऑल प्लान लगता है कि हाँ अगर इम्प्लीमेंट होता है तो एजुकेशन एटलीस्ट सुधर पाएगी देश की। शिक्षा और बेरोजगारी पे मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, बट हाँ ये है कि NEP थोड़ा सा विज़न देता है, थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि मुझे लाइमलाइट आ रहा है कि भाई मुझे ऑप्टिमिस्ट हो सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि मे बी हमारी शिक्षा प्रणाली थोड़ी सी सुधर जाए। तो इसी आशा के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे।